So, hello, dear students. I hope you all are doing fantastic. You all are happy and healthy. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बैंकिंग में आए स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन। नाउ, ये सारे के सारे सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बैंकिंग की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ है, चाहे वो एसबीआई क्लर्क है, या आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, किसी भी बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इसके अलावा उन बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगे ये सेशंस, जो बच्चे कोई भी ऐसा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ग्रामर बहुत ही अच्छे लेवल पर आती है, ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल पर पूछे जाते हैं। तो लगाते रहिए इन सारे सेशंस को। और एक चीज और प्यारे बच्चे, अगर आपने अभी देखिए स्पॉटिंग एरर्स का पार्ट 9 करें, तो जो नए बच्चे हैं उनसे मैं कहूंगा कि पिछले जो 8 पार्ट्स हैं उनको एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक चीज और, आपके पास एक पेन, एक कॉपी, रजिस्टर होना चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाथ के हाथ नोट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। So before starting this session, there is a disclaimer which says the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो चलिए आइए शुरू करें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पहले देखते हैं क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर इफ एनी will be in one part of the sentence. The name of the part is the answer. If there is no error, then the answer should be option number 5. मैं एक बार समझा देता हूं आपको। ये नीचे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इनमें से किसी में भी अगर एरर है तो आप मार्क कर दीजिए उसको। और अगर आपको लगता है कि पूरे में कोई एरर नहीं है, कहीं पर कोई एरर नहीं है, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 5 को, आप ऑप्शन नंबर जो 5 है उसको आप चुनिए, यानी नो एरर को चुनिए। अब आई होप आपको क्लियर है डायरेक्शंस। तो शुरू करते हैं फिर। देखिए पहले सेंटेंस में कह रहा है शी इज वेरी सीनियर टू मी, so I cannot defy her orders. She is very senior to me, so I cannot defy her orders. देखिए ये सेंटेंस है, ये रहे आपके ऑप्शंस। लीजिए टाइमर, बनाइए बच्चों। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। यहां पर एरर बनती है पार्ट 1 में बचे। पार्ट 1 में एरर है शी इज वेरी सीनियर, यहां पर एरर बचे। नाउ द फ्रेज वेरी सीनियर शुड बी रिप्लेस्ड विद मच सीनियर। वेरी सीनियर लगाना गलत है, इसकी जगह हमें मच सीनियर लगाना चाहिए। देखिए आइए आप समझते हैं। द रीजन इज दैट वेरी इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री। वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ चलता है, जैसे वेरी टॉल, वेरी गुड। जबकि मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ चलता है, जैसे मच बेटर, मच टॉलर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्यारे बच्चे। एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब समझ लीजिए, दोनों में ये कंसेप्ट आता है, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री के साथ चलता है, मच हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री के साथ चलता है। तो सही सेंटेंस क्या बनना चाहिए? शी इज मच सीनियर टू मी, तो आई कैन नॉट डिफाई हर ऑर्डर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिफाई? डिफाई वर्ड का क्या मतलब है बच्चे? डिफाई के लिए लिख लीजिए, ये वर्ब है प्यारे बच्चे। डिफाई का मतलब होता है टू डिसओबे।
डिसअवे, ठीक है, यानी किसी चीज को अपोज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो कह रहा है हु कैन बिलीव दैट शी वॉज नॉट हार्डली हिट बाय द डेथ ऑफ हर सन। हु कैन हु कैन बिलीव, यहां पर कहा उसने हु कैन बिलीव दैट शी वॉज नॉट हार्डली हिट बाय द डेथ ऑफ हर सन। ये रहे ऑप्शंस आपके, लीजिए बनाइए। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए देखते हैं। पढ़ने में क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है प्यारे बच्चों, बट ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। देखिए पार्ट थर्ड जो है ना, जहां पर लिखा है हार्डली हिट, ये गलत है, ये ग्रामेटिकली गलत लिखा हुआ है। The sentence contains an error in part third. The phrase hardly hit should be replaced with hit hard. ठीक है, हार्ड और हार्डली वर्ड जो है ना, ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं, इनसे चालाकी से क्वेश्चंस डाले जाते हैं। ठीक है, द रीजन इज दैट हार्डली मीन्स बेयरली, रेयरली और ऑलमोस्ट नॉट, and is used to indicate a very small degree or amount. However, in this context, we are trying to express a strong emotional impact. That is, the person was deeply affected. Death हुई है ना, तो affected तो होगा. And the correct phrase should be hit hard rather than hardly hit. Clear है? So the correct sentence is who can believe that she was not hardly hit की जगह hit hard by the death of her son. ये सही सेंटेंस हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाते हैं। कह रहा है आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ रिलायबल मैन। आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, ही इज नॉट अ रिलायबल मैन, विश्वास के लायक पर्सन वो नहीं है। लीजिए ये रहे ऑप्शंस, लीजिए टाइमर बनाइए। चलिए समय हुआ समाप्त प्यारे बच्चों। हाँ, क्या कह रहा था, आई हार्डली एवर, ये पार्ट 1 है, सी हिम पार्ट 2, बिकॉज इन माई ओपिनियन पार्ट थर्ड, ही इज नॉट अ रिलायबल मैन पार्ट 4। अगर इनमें से एरर है तो आप वो वाला पार्ट आप वहां पर मेंशन करिए, और नहीं है तो नो एरर पार्ट 5 वाला। पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है प्यारे बच्चे। आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ रिलायबल मैन। सेंटेंस पूरी तरीके से ग्रामेटिकली भी और कंसेप्चुअली भी एकदम करेक्ट है। तो हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, कहीं पर कोई चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, thus there is no error in this sentence. We should move upon. The correct answer should be option number 5. नो एरर सेंटेंस पकड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है एरर पकड़ने से। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको बहुत थॉरो, डीप नॉलेज, डीप प्रैक्टिस चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि भाई जो भी जहां लिखा है ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4। she is almost quite she is almost quite competent for the post of marketing executive, so if given a chance she can show the results। तो क्वाइट कॉम्पिटेंट है वो, किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लिए। तो इफ गिवन अ चांस, अगर उसको चांस मिलता है,
शी कैन शो द रिजल्ट, वो अच्छे खासे रिजल्ट दे सकती है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना। लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। देखा आपने क्वेश्चन को, बनाया आपने। चलिए एक बार देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पार्ट 1 में एरर है बच्चे। जो पार्ट 1 है, ऑप्शन नंबर 1, शी इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट, यहां पर एरर है। आइए समझते हैं। The sentence contains an error in part 1. The phrase almost quite competent should be replaced with quite competent और almost competent। ठीक है, ऑलमोस्ट और क्वाइट, ये जो दो हम एडवर्ब ऑफ डिग्री एक ही जगह लिख रहे हैं ना, दिस इज रॉन्ग। देखिए क्वाइट जो है ना, क्यू यू आई टी, ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, ऑलमोस्ट भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो दो एक जैसी डिग्री एक जगह पर नहीं आ सकते। हालांकि दो एडवर्ब आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही चीज को जो एक ही मीनिंग दे रहे हैं वो फिर सुपरफ्लुअस हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है। वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं बच्चे आप। ठीक है, so the correct statement should be she is quite competent for the post of marketing executive, so if given a chance she can show the result। this is the correct statement। ठीक है, नोट किया आपने। चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ही इज अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट कौन होता है? हम्म व्हाट, ये वन वर्ड में वर्ड आता है बच्चे, लिंग्विस्ट। अ पर्सन हु नोज एटलीस्ट अ लैंग्वेज, और a person who has a good knowledge of any language। So he is a linguist and always tries to make his students pronounce the words correctly। कोई लिंग्विस्ट है, लैंग्वेज को जानता है, लैंग्वेज की अच्छी खासी नॉलेज है, तो वो चाहेगा कि सारे बच्चे जो वर्ड को उच्चारण करें, करेक्टली करें, ऐसा कह रहा है। लीजिए, ये रहा टाइमर और ये रहे आपके ऑप्शंस, और लीजिए टाइमर। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो एरर बनती है प्यारे बच्चों, वो बन रही है पार्ट 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में ये जो लिखा है एंड ऑलवेज ट्राइज टू, यहाँ पर एरर बनती है। द फ्रेज एंड ऑलवेज ट्राइज टू शुड बी करेक्टेड टू सो ही ऑलवेज ट्राइज टू। ठीक है, एरर जो यहाँ पर बनती है प्यारे बच्चे, वो बन रही है कंजंक्शन की। ठीक है, हमें कंजंक्शन ऑफ रीजन चाहिए, कंजंक्शन ऑफ रीजन। देखिए आगे लिखा हुआ, द रीजन इज दैट द वर्ड एंड इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिमिलर आइडियाज और आइटम्स। जब एक जैसे सिमिलर आइडियाज होते हैं, आइटम्स होते हैं, बट इन दिस केस वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन being a linguist and trying to make his student pronounce word correctly। The word so helps to establish this connection, showing that because he is a linguist, it follows logically that he would make efforts to ensure his students pronounce word correctly। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। कंजंक्शन ऑफ रीजन चाहिए वहां पर, क्योंकि वो एक लिंग्विस्ट है, इस कारण से वो चाहता है कि वो जो विद्यार्थी हैं वो वहां पर शब्दों का सही उच्चारण करें। तो इसलिए एंड हटाकर सो लगाया है हमने। तो ये सेंटेंस का करेक्शन हो गया क्या?
he is a linguist, so he always tries to make his students pronounce the word correctly. ये सही स्टेटमेंट बनी। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। ही वॉज वेरी टायर्ड, he was very tired of work, so he said that he would not accompany us. बहुत ज्यादा थका हुआ था, हाँ, tired of work, so he had he said that he would not accompany मतलब साथ में नहीं जाएगा उसके, चलिए, क्योंकि वो थका हुआ है, ऐसा कहना चाह रहा है। बनाइए, लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। तो ये वाला सेंटेंस भी पूरी तरीके से ग्रामेटिकली कंसेप्चुअली करेक्ट है प्यारे बच्चों। हर चीज अपनी जगह पर प्रॉपर लिखी हुई है, हाँ, किसी तरीके का कोई एरर नहीं बनता है। द सेंटेंस ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क, सो इस कारण से ही सेड दैट ही वुड नॉट अकम्पनी अस, वो हमें कंपनी नहीं दे पाएगा, हमारे साथ नहीं जा पाएगा, इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कंटेन्स नो एरर्स। The structure is clear and appropriate for expressing the idea that he was very tired of work, which is the reason he would not accompany us. The conjunction so properly link, यहाँ पर देखिए, तो जो है ना कंजंक्शन ऑफ रीजन है और बिल्कुल सही जगह पर लगा हुआ है। तो देयर इज नो नीड फॉर एनी मॉडिफिकेशन, एनी करेक्शन। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज करेक्ट, कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है चेंजेस की। चलें अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The student requested the principal to be enough kind to grant him 7 days leave. तो जो विद्यार्थी था उसने रिक्वेस्ट किया किसको, प्रिंसिपल को, टू बी एनफ काइंड, क्या करे, किस लिए, ग्रांट कर दे 7 दिनों की छुट्टियां। ठीक है, चलिए ध्यान से बनाना, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, समय तो समाप्त हो दोस्तों। आइए देखते हैं। अब पढ़ने में ना ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। The student requested the principal to be enough kind to grant him 7 days leave. लेकिन यहाँ पर ग्रामर की एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर आ रही है, जिसको हमें समझना है, इस कंसेप्ट को। एरर आ रही है पार्ट 3 में बच्चे, टू बी एनफ काइंड। The sentence contains an error in part 3. The phrase to be enough kind should be corrected or should be replaced with to be kind enough. हमें यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना है। वैसे एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होती है ना, हमेशा एडजेक्टिव से पहले लगती है। इट इज हॉट, इट इज वेरी हॉट। ठीक है, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है हमेशा पहले चल रही है एडजेक्टिव से। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड एनफ है, ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। इसमें आप नोट कर लीजिए, इन केस ऑफ एडवर्ब एनफ, adverb enough should always be placed after the adjective it is modifying. लिख लीजिए, adverb enough को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रेयर एरर यहाँ से आती है, पकड़ नहीं पाता बच्चे, इसलिए मैं इतना आराम से आपको लिखवा रहा हूँ समय, ताकि आप अच्छे से सीख जाएं। तो क्या कह रहा था मैं, adverb enough should be used after the adjective it modifies.
क्लियर? तो हमेशा एनफ को एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है। इस कारण से टू बी एनफ काइंड बनना चाहिए टू बी काइंड एनफ। जैसे एग्जाम्पल में इस तरीके से आया, ही इज एनफ रिच टू बाय दिस कार, टू बाय दिस कॉस्टली कार। ही इज एनफ रिच टू बाय दिस कॉस्टली कार। तो अब क्या बनना चाहिए बताइए? ही इज रिच एनफ टू बाय दिस कॉस्टली कार। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था। मेंस में भी यहाँ इस कंसेप्ट से एरर आती हैं। अब वही सारी चीज यहाँ पर देखिए मेंशन की गई है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनी पूरी की पूरी? द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू बी काइंड एनफ टू ग्रांट हिम 7 days लीव। दिस शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आई होप क्लियर है सबको, सबने अच्छे से ये वाला कंसेप्ट लिख लिया है। ध्यान रखना, वैल्यू कभी भी, वैल्यू जो है ना उस सेंटेंस की नहीं है, उसके अंदर जो कंसेप्ट है, जो एसेंस है, जो लॉजिक है, उसको नोट करते जाइए, क्योंकि सेम सेंटेंस आपसे नहीं आएंगे पेपर में आपके, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर चाहे कुछ भी आएगा आप उसे बना पाएंगे। राइट और रॉन्ग? ठीक है ना? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी कैन हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट, सैड द चेयरमैन। चेयरमैन ने कहा, क्या कहा? किसी भी परिस्थिति में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता इस इमोरल प्रोजेक्ट में, अनैतिक प्रोजेक्ट में। ठीक है, चलिए पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ध्यान से बनाइएगा। ये रहे आपके ऑप्शंस, और लीजिए टाइमर लीजिए। तो दोस्तों समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो एरर आई है पार्ट 2 में प्यारे बच्चे। पार्ट 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2, वी कैन हेल्प यू, यहां पर एरर है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को जनरली आपने बुक्स वगैरह में बहुत रेयर ही पढ़ा होगा। पहले तो करेक्शन समझिए। कह रहा द फ्रेज वी कैन हेल्प यू शुड बी करेक्टेड टू और शुड बी रिप्लेस्ड विद कैन वी हेल्प यू। ये आपकी करेक्शन हुई। अब किसी बच्चे ने इनवर्जन को कभी पढ़ा है? व्हाट इज कॉल्ड इनवर्जन? मैं समझाता हूं आपको, लिख लीजिए। इनवर्जन, इनवर्जन इज कॉल्ड, देखिए नोट करिए, inversion is called using verb before the subject. Inversion is called using verb before the subject. Why we need to use inversion? क्यों इस्तेमाल करते हैं? To emphasize something, किसी बात पर जोर डालने के लिए। एक छोटा सा टॉपिक है इन्वर्जन, मैंने आपको बता दिया, उसको लगभग एसेंस दे दिया है। ये देखिए लिखा हुआ वी कैन हेल्प यू, सब्जेक्ट क्या है? वी। अब इसमें हमें क्या करना है? कैन को ना वी से सब्जेक्ट से पहले लाकर लिखना है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए एक्सप्रेशन होता है। तो जो भी बच्चा रेगुलर है, जो क्लास को बढ़िया से नोट कर रहा है, ठीक है, रिवाइज कर रहा है, इंग्लिश उसको परेशान नहीं करेगी, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, अब वही बता रहे बच्चे, देखो इन्वर्जन इज रिक्वायर्ड ना, इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़े एडवर्बियल जो फ्रेज है ना, देखिए, नेवर, सेल्डम, हार्डली, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इनके साथ इन्वर्जन की सिचुएशन बनती है। एडवर्बियल फ्रेज होते हैं प्यारे बच्चे ये। So the correct statement should be under no circumstances
कैन वी हेल्प यू rather than we can help you, है ना। कैन वी हेल्प यू इन दिस इमोरल अनैतिक प्रोजेक्ट पर मदद नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पर आपने सीखा। आई होप किसी ने स्किप नहीं किया होगा, सबने नोट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द हाउस इज वेरी गुड, द हाउस इज वेरी गुड बट टू मच स्मॉल। घर जो है बहुत अच्छा है लेकिन बहुत छोटा है। टू अकोमोडेट द फुली सॉरी टू अकोमोडेट द फुल फैमिली, यानी अकोमोडेट नहीं कर सकती, पूरी फैमिली को उसमें अंदर नहीं रह पाएगी। ऑप्शन देख लीजिए, ये रहे ऑप्शंस। ठीक है, लीजिए टाइमर लगाइए और बनाइए। तो समय समाप्त हुआ दोस्तों। आइए चेक करते हैं। तो देखिए, ये जो एरर है ना, ये बना है पार्ट 2 में। पार्ट 2 जो है ना, यहाँ पर लिखा है बट टू मच स्मॉल, इट इज नॉट करेक्ट। अब ये जो फ्रेज लिखा हुआ है टू मच स्मॉल, इट शुड बी रिप्लेस्ड विद मच टू स्मॉल। टू मच स्मॉल शुड बी रिप्लेस्ड विद मच टू स्मॉल। उसके पीछे का लॉजिक देखिए, समझिए, इंपॉर्टेंट है, लिख जरूर लेना बच्चे। ठीक है, द रीजन इज दैट टू मच इज टिपिकली यूज बिफोर नाउन्स। ठीक है, टू मच लिख लीजिए आप, टू मच प्लस नाउन, जबकि मच टू प्लस एडजेक्टिव। लिख लीजिए आप, टू मच प्लस, पहले लिखिए नंबर 1, टू मच प्लस नाउन। लिखा टू मच प्लस नाउन। अब लिखिए मच टू प्लस एडजेक्टिव, और फिर ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, टू मच वाटर, टू मच टाइम। तो ये नाउन का एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन मच टू स्मॉल, मच टू डिफिकल्ट, ये एडजेक्टिव। ठीक है, इसलिए बहुत ही बढ़िया एरर बना, टू मच स्मॉल की जगह मच टू स्मॉल। टू मच के बाद नाउन लिखा जाता है, मच टू के बाद एडजेक्टिव लिखा जाता है। द हाउस इज वेरी गुड बट मच टू स्मॉल। टू मच स्मॉल की जगह मच टू स्मॉल टू अकोमोडेट द फुल फैमिली। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था, आई होप सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। चलें आगे, चलिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे। Only by discussing with the officer concerned, they found out the person behind the fraud. Only by discussing with the person, officer concerned, जो भी related officer था ना, उन्हें पता लगा, they found out the person behind the fraud. जो चीट हुआ है, वो जो फ्रॉड हुआ है, उसके पीछे कौन पर्सन था। ठीक है, लीजिए ये आपके ऑप्शंस हैं और टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। बहुत ही बढ़िया लेवल का, बहुत ही अच्छे लेवल का एरर है बच्चे ये। अगर आपको ग्रामर ढंग से आपने पढ़ी है, सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर है, तो आप पकड़ पाएंगे बच्चे। आइए समझते हैं। एरर बना पार्ट 1 में। पार्ट 1 में लिखा हुआ है ओनली बाय डिस्कसिंग विद। ठीक है, यहां पर एरर बनती है। नाउ द फ्रेज ओनली बाय डिस्कसिंग विद
the officer concerned should be replaced with by discussing only with the officer concerned. अगेन यहां पर वही इन्वर्जन वाला कंसेप्ट लगा हुआ है बच्चे, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में बताया था। आपको मैंने बताया था प्यारे बच्चे, जब किसी चीज पर जोर डालते हैं तो वहां पर इसलिए लगाते हैं। द रीजन इज दैट व्हेन यूजिंग द एडवर्ब ओनली टू एम्फसाइज करने के लिए, द मेथड और मीन्स बाय विच समथिंग इज डन, इट शुड डायरेक्टली प्रोसीड द एक्शन। प्रोसीड मतलब पहले चलना चाहिए, which in this case is discussing. The placement of only should come before the preposition with, as it is modifying the action of discussing in terms of the method by which the information was found. ठीक है? So the correct statement should be by discussing only with the officer concerned, did they found out the person behind the fraud. ठीक है? Did they found. चलिए ध्यान से बनाना, मतलब ध्यान से लिख लीजिए इसको। तो कई बार इस तरीके के इन्वर्जन के कंसेप्ट डालकर, हाँ, जनरली क्या होता है, पेपर में जो ऑड चीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कोई ऑड कंसेप्ट मिल रहा है तो उसको हाथ के हाथ नोट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि पेपर में ऑड चीजें जो है ना, इवन तो आपको पता ही है, दिखती हैं, लेकिन ऑड जो है वो ज्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड तो आशा इज। अब कोई परिवार है जिसमें जितने भी मेंबर हैं वो सब एडिक्टेड है, ठीक है, लती हैं किस चीज के, शराब वराब पीते हैं डेली, और वैसे ही वहां पर कोई आशा है, वो भी ऐसी ही है, ठीक है। तो ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना। लीजिए टाइमर लीजिए। समय समाप्त हुआ बच्चों। एरर बनती है पार्ट 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में, एंड तो आशा इज, ये एरर बनती है। The sentence contains an error in part 4. The phrase "so Asha is" should be replaced with "so is Asha." देखिए उसी चैप्टर से बार बार एरर आ रही है, ठीक है, और बैंकिंग में तो बहुत आता है इससे, क्योंकि ये चैप्टर कॉमन नहीं है ना, सब बुक्स में है नहीं, ये सब लोग पढ़ाते नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। अब आपको मैंने पहले ही समझा दिया बच्चे कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन इज कॉल्ड यूजिंग वर्ब बिफोर दिस सेंटेंस, व्हाई इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग, किसी चीज पर जोर डालने के लिए, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट बनी एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड तो इज आशा। तो आशा भी बिल्कुल वैसी है, वो भी ड्रिंक करती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ही हैज बीन ट्राइंग टू परसुएड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड परसुएड? परसुएड का मीनिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते बच्चे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वर्ड परसुएड? परसुएड इज एन इंपॉर्टेंट वर्ब। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू कन्विंस, टू कन्विंस, परसुएड करना, कन्विंस करना, वीडल करना, WHEEDLE, ग्रोवल करना, GROVEL, फॉन करना, FAWN,
क्या मिन्नतें करना, किसी को राजी करना, किसी को कन्विंस करना, लिख लेना, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, ही हैज बीन ट्राइंग टू परसुएड टू कन्विंस हर फॉर सेवरल मंथ्स, काफी टाइम ट्राई कर रहा है उसको कन्विंस करने के लिए, बट ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड, लेकिन अभी तक उसको वो सक्सेस हाँ मिली नहीं है, यानी वो उसको राजी कर नहीं पाया। ठीक है, लीजिए ये रहे आपके ऑप्शंस, और लीजिए टाइमर बनाइए ध्यान से। तो समय हुआ समाप्त। He has been trying to persuade her for several months, but he has not still succeeded. आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एरर है, वो है पार्ट 4 में, ये जो लिखा हुआ नॉट स्टिल सक्सीडेड, ये गलत है। ठीक है, द वर्ड स्टिल शुड बी रिप्लेस्ड बाय yet। अभी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, स्टिल भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और yet भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। के पहले लिख लो, फिर अच्छे से समझ लो। Still is adverb of time as well as yet is also adverb of time. Both are adverbs of time. अब आगे समझिए। The reason is that yet is typically used in negative sentences and questions, या तो interrogative या फिर negative में yet लगाइए। ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है to refer to something that has not happened up to a certain point. In contrast, still is used in affirmative, which means पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में स्टिल लगाइए आप, नेगेटिव इंटरोगेटिव में गेट लगाइए। तो स्टेटमेंट आपकी कैसी थी, नॉट लगा हुआ है ना, तो कैसी थी, नेगेटिव थी, तो उसे चेंज कर दीजिए सिंपली। ठीक है, सो द करेक्ट सेंटेंस इज ही हैज बीन ट्राइंग टू परसुएड हर फॉर सेवरल मंथ्स बट ही हैज नॉट, स्टिल की जगह क्या आ गया, यट सक्सीडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, फिर से बता देता हूं, स्टिल और यट ये दोनों ही एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं बच्चे, स्टिल भी और यट भी। यट का इस्तेमाल या तो आप नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव में करिए, बट आप स्टिल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में करिए। डन एवरीबॉडी, चलें आगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है बच्चों। क्या कह रहा है, आई लाइक दैट opportune moment. What is the meaning of word opportune here? Very important word, opportune. फेवरेबल लिख लो, फेवरेबल, opportune का मतलब फेवरेबल। So I like that opportune moment where the workers proved themselves and came out victorious. विजेता की तरह ना, इस तरीके से लोग काम करें। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 2 3 4 5 वाला आपको तब पिक करना है अगर आपको लगता है कि सेंटेंस इज एरर फ्री, देयर इज नो एरर। लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए दोस्तों, समय यहाँ पर आपका समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो यहाँ पर एक एरर बनती है, वो एरर है पार्ट 2 में। ऑप्शन नंबर 2 जो लिखा हुआ है वेयर द वर्कर्स, इट इज नॉट करेक्ट।
The sentence contains an error in part 2. The word where should be replaced with when. ठीक है. I like that opportune moment where the workers proved themselves and came out victorious. Actually where और when दोनों ही एडवर्ब होते हैं बच्चे. लिख लीजिए, आप दोनों को नोट कर लीजिए. Where और when both are adverbs. Where suggests adverb of place and when suggests adverb of time. यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूं कि where का इस्तेमाल जब आप place को रेफर कर रहे हो तब करिए और when का इस्तेमाल जब आप टाइम को रेफर कर रहे हो तब करिए. ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं बच्चे. अब सेंटेंस देखिए, यहाँ पर उसने कहा था आई लाइक दैट अपॉर्चुन मोमेंट वेयर. मोमेंट का मतलब समय और उसके साथ लगा दिया क्या वेयर. नहीं, टाइम के लिए क्या लगाते हैं व्हेन. ठीक है. तो आई लाइक दैट opportune favorable moment when the workers proved themselves and came out victorious. ठीक है. तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. very seminal pivotal क्वेश्चन दिस वन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन पेपर में आईबीपीएस में फंसते हैं, बहुत आते हैं. चलें अगले वाले पर. चलिए नेक्स्ट वन. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 14. अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है बच्चे. साक्षी वॉज exorbitantly paid. exorbitantly मतलब exorbitantly का मतलब यूज, abundantly. ठीक है. हाईली पेड यहां पर कहना चाह रहा है. तो साक्षी वॉज हाईली पेड फॉर हाउ स्किलफुल शी वेलकम्ड दी विजिटर्स. ठीक है. चलिए, ये आपके यहां पर ऑप्शंस हैं. लीजिए टाइमर बनाइए. समय समाप्त हुआ बच्चों. साक्षी वॉज exorbitantly paid for how skillful she welcomed the visitors. एरर बनती है पार्ट थर्ड में. हाँ, पार्ट थर्ड में ऑप्शन नंबर थर्ड में जो लिखा है फॉर हाउ स्किलफुल शी, यहां पर एरर है बच्चे. आप समझ लेते हैं एरर को अच्छी तरीके से. ये जो फ्रेज लिखा हुआ है हाउ स्किलफुल शी, इट शुड बी हाउ स्किलफुली शी. यानी आपको एडजेक्टिव स्किलफुल को बदलना है एडवर्ब स्किलफुली से. ठीक है. अब यहां भी वो इन्वर्जन वाला ही सीन है बच्चे. ठीक है. तो क्या है यहां पर, आइए देखते हैं एक बार. शी वेलकम्ड and the reason is that skillful is an adjective. मैंने आपको समझा दिया एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब. वेलकम करेगी ना, तो वेलकम वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव को. एडजेक्टिव तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं. तो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी साक्षी वॉज exorbitantly paid for how skillfully she welcomed the visitors. बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना अच्छे से. चलें अगले क्वेश्चन पर. नोट कर लिया आप लोगों ने. चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं. देखिए क्या कह रहा है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक्स टू कस्टमर्स हु हैड सेविंग बैंक अकाउंट्स
was decided by RBI early. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता होता है ना, जो ऑफर किया जाता है बैंकों को उनके कस्टमर्स को, कितना रेट ऑफ आरओआई भरना पड़ेगा। हाँ, जिनके पास सेविंग अकाउंट, अच्छा भरना नहीं पड़ेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे होगा उनके सेविंग अकाउंट्स पे। ठीक है, तो ये डिसाइड किया जाता था किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो देखिए पढ़ने में ठीक लग रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एरर है इसके अंदर। बनाइए, पहले आप लोग बनाइए। लीजिए टाइमर लीजिए। 10 सेकंड एक्स्ट्रा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया एरर है, बनाइए। आई होप अब आप लोगों ने बना लिया होगा। देखिए यहाँ पर एक एरर बनी है पार्ट 4 में बच्चे। जो ऑप्शन नंबर 4 जहां पर लिखा है वाज डिसाइडेड बाय आरबीआई अर्ली, ये गलत लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ही चालाकी से वर्ड अर्ली को डाला गया, किसकी जगह? अर्लियर की जगह। द वर्ड अर्ली शुड बी रिप्लेस्ड विद अर्लियर। अब ध्यान ध्यान मतलब देना आपको ये है प्यारे बच्चे, ठीक है, पहले से कोई चीज हो रही है ना तो उसके लिए अर्लियर लगाते हैं, पहले ऐसा हो रहा था। ठीक है, और कुछ जल्दी से करना है तो अर्ली। ठीक है, so rather than early it should be earlier. So the correct sentence should be the rate of interest offered by banks to customers who had saving accounts was decided by RBI when, early nahi, when, earlier. Early is also an adjective, जबकि earlier adverb of time होता है। तो इन सब चीजों पर बहुत बड़े ही आराम से, बड़ी ही चालाकी से एरर बनाए गए हैं। चलें अगले क्वेश्चन पर। चलिए भाई, आई होप सब बच्चे अच्छे से नोट कर रहे हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। फार्मर्स कैन इजी गेट लोन्स अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम विच वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई। जो किसान लोग हैं बहुत ही आराम से लोन्स ले सकते हैं, किस स्कीम के तहत? कोई किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है जो आरबीआई ने लॉन्च की है। लीजिए टाइमर लीजिए बच्चे। आंसर बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में लिखा है फार्मर्स कैन इजी, फिर लिखा है गेट लोन्स अंडर, फिर कह रहा है द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम विच वाज लॉन्च्ड किसके द्वारा? बाय आरबीआई। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कहानी है। पार्ट 1 में एरर है बच्चे। ठीक है, फार्मर्स कैन इजी, बहुत ही आसान एरर है वैसे तो। इजी शुड बी रिप्लेस्ड विद इजिली, विच मींस एडजेक्टिव शुड बी रिप्लेस्ड विद एडवर्ब। ये उसके पीछे का एसेंस है। ठीक है, एडवर्ब वर्ब के लिए काम करता है, एडजेक्टिव नाउन के लिए काम करता है। यही सारी चीज वहां पर समझाई है आपको। सो द करेक्ट सेंटेंस इज फार्मर्स कैन इजिली गेट लोन्स अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम विच वाज लॉन्च बाय आरबीआई। ठीक है, वर्ब के लिए एडवर्ब लगाना पड़ता है बच्चे, गेट इजी नहीं, गेट इजिली। ठीक है, आई होप क्लियर है। काफी सारे बच्चों ने मुझे लगता है सही बनाया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चे। क्या कह रहा है? बिफोर द गेम ही फेल्ट बिफोर द गेम ही फेल्ट श्योरली ऑफ विनिंग, बट विद इन 5 minutes
he realized that he was wrong. पहले वो जीतने की सोच रहा था, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही उसको ये रियलाइज हो गया that he was wrong. ऐसा कह रहा है। ये आपके ऑप्शंस हैं प्यारे बच्चों। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना। लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर। तो ये जो पार्ट 1 है ना बच्चे, बिफोर द गेम, यहां पर एरर बनती है बच्चे। ठीक है, यहां पर एरर है। देखिए, द वर्ड श्योरली शुड बी रिप्लेस्ड विद श्योर। श्योरली शुड बी रिप्लेस्ड विद श्योर। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए। देखिए, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब्स हैं। स्टेटिव वर्ब्स के बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक्शन वर्ब के बाद हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो जो फील, सेड, ये सब क्या है? स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब का मतलब ये स्टेट को दिखाती हैं, मेंटल स्टेट को। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, जैसे यहां कह रहा है बिफोर द गेम ही फेल्ट श्योरली। ही फेल्ट श्योर। फील जो है ना वो एक स्टेटिव वर्ब है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए बच्चों? करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए बिफोर द गेम ही फेल्ट श्योर ऑफ विनिंग। पहले जीतने की सोच रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, तो श्योर था ऐसा। बट विद इन 5 मिनट्स ही रियलाइज्ड, क्या रियलाइज हुआ? दैट ही वॉज रॉन्ग, कि उसका ऐसा सोचना गलत है। लिख लेना प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। दिस मेक्स द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव रादर देन एडवर्ब। लिख लिया बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने बच्चे। Somebody informed the contractor that his brother had only died 5 days before. लीजिए टाइमर लीजिए, ये रहे आपके ऑप्शंस। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। तो यहां पर पार्ट 3 में जो लिखा है ब्रदर हैड ओनली डाइड, यहां पर एरर बनता है बच्चे। The sentence contains an error in part 3. The word only should be replaced after died to make the meaning more logical. The word only should be replaced should be placed after died, यानी ब्रदर हैड ओनली डाइड नहीं, ब्रदर हैड डाइड ओनली, इस तरीके से। The reason is that only modifies the verb died in this context, indicating the time duration between the death and the current moment. Placement of only immediately after died makes the meaning clear and more precise, ताकि एक्यूरेट हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, एम्बिग्विटी ना बने वहां पर। So the correct statement should be what? Somebody informed the contractor that his brother had died only 5 days before. अभी सिर्फ 5 दिन पहले, ऐसा कहना चाह रहा है। उस बात को एम्फसाइज भी कर रहा है।
ठीक है, लिख लेना बच्चे, सबका सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? he was awarded he was awarded what he was awarded 10% marks in mathematics. He was awarded 10% marks in mathematics. थोड़ा ध्यान से बनाइए, ये रहे आपके ऑप्शन। चलिए समय समाप्त हुआ। पढ़ने में तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट एरर छुपी हुई है। आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए पार्ट 2 जो है ना, जहां पर लिखा है अवार्ड 10%, ठीक है, दिस इज नॉट अ करेक्ट टर्म। यहाँ पर एरर छुपी हुई है बच्चे, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। आइए देखते हैं। The sentence contains an error in part 2. The phrase 10% should be corrected to 100%. कई बार सेम यही सेम फ्रेज से एरर आई है इससे पहले भी। 10% शुड बी, ये लिख लो, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 10% शुड बी रिप्लेस्ड विद 100%। हाईलाइट कर लीजिए, ये सेम जो वर्ड्स है इन्हीं से एरर आती है। ठीक है, the reason is that 10% is not a commonly used or recognized phrase in English. ये स्टैंडर्ड इंग्लिश का टर्म नहीं है बच्चे, ये सिर्फ बोलने में लोग चल रही है, लेकिन ये ग्रामेटिकली ऐसा कहीं स्टैंडर्ड इंग्लिश में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होती, ऐसा कोई फ्रेज नहीं है। ठीक है, दिस एडजस्टमेंट अलाइंस विद स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज ensuring clarity and correctness in the expression of full mark. Which statement? Which adjustment? 100% rather than 10%. तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में, प्री में, मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चे। Hence, the correct sentence is he was awarded rather than 100% हो गया क्या? 100% marks in mathematics, ये करेक्ट स्टेटमेंट बनी। ठीक है, which maintains proper word uses and ensures grammatical correctness। यानी 100% नाम से कोई टर्म नहीं होती, इंग्लिश में 100% होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको लिखवा भी दिया ताकि आप भूलें ना। चलें आगे। चलिए, तो दोस्तों इस सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपने बहुत अच्छी तरीके से इनको सीखा होगा। यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ था। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यहाँ सीखने के लिए था वो था आपका इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को एम्फसाइज करते हैं। इन्वर्जन होता क्या है? यूजिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके अलावा जो भी चीजें थी आपको हैंड टू हैंड मैंने लिखवाई है प्यारे बच्चे। तो आप क्या करें कि जो पिछले 9th वाला और 8th वाला ये जो सेशन हुआ है, इसको जरूर जरूर आप रिवाइज कर लें। ठीक है, चलिए फिर इस सेशन में फिर अभी इतने रखते हैं। तो इसी तरीके से मन लगाकर अच्छे से बढ़िया से पढ़ते रहिए। हाँ, अपना अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनका आदर करिए, सम्मान करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इस सेशन में अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।